हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर फर्स्ट का वीडियो नंबर 17। ठीक है बेटे। तो ये पहले यूनिट का 17वां वीडियो है और इससे पहले 16 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप पहले यूनिट को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा, जहां से आप यूनिट नंबर 1 को पूरा डाउनलोड कर सकते हो और प्रिंट आउट निकाल सकते हो। यदि आपके मोबाइल फोन में टेलीग्राम एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है तो आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर, और वहां पर आपको मिल जाएंगे हर एक यूनिट के पीडीएफ नोट्स। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें डिस्कस करना है सबसे पहले सीमांत अभिकर्मक, या जिसे आप कहते हो लिमिटिंग रिएजेंट। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अनुमापन का क्या मतलब होता है, अर्थात टाइट्रेशन किसे कहते हैं। इन दो बातों के बारे में आज हमें डिस्कस करना है। तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे आज हमें सबसे पहले डिस्कस करना है सीमांत अभिकर्मक या लिमिटिंग रिएजेंट। बच्चे इस शब्द से या इस टर्म से बहुत ज्यादा डरते हैं। जब बुक में अपनी पढ़ते हैं सीमांत अभिकर्मक, तो इस नाम को पढ़ते ही वो टॉपिक को छोड़ देते हैं कि सीमांत अभिकर्मक पता नहीं कितना खतरनाक टॉपिक होगा। बेटे सच्चाई ये है कि सीमांत अभिकर्मक बहुत ही ज्यादा आसान टॉपिक है, इसे आप बड़ी सरलता से समझ जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं, हम हेडिंग लिखते हैं, फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आप भी मेरे साथ साथ लिखा करो, क्योंकि मैंने आपको बार बार एक बात बताई है कि जो नोट्स आपके अपने द्वारा लिखे गए होंगे यानी हैंड रिटन होंगे, वे नोट्स बेटे आपके लिए सबसे अच्छे होंगे। सबसे अच्छे नोट्स आपके लिए हैंड रिटन नोट्स होंगे जो आपने अपने आप लिखे हैं। सीमांत अभिकर्मक, या इंग्लिश में हम इसे कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। अब समझेंगे सीमांत अभिकर्मक या लिमिटिंग रिएजेंट का क्या मतलब है। ठीक है बेटे, इस चीज से बिल्कुल भी डरना नहीं है किसी भी बच्चे को, बिल्कुल ध्यान से समझो। सीमांत अभिकर्मक या लिमिटिंग रिएजेंट। देखो बेटे एक बात बताता हूं आपको, एक दैनिक जीवन का उदाहरण लेते हैं। मान लो आप अपने घर में लंच कर रहे हो या डिनर कर रहे हो, आप खाना खा रहे हो और खाने में आपको मिला है दाल चावल। आपकी एक प्लेट है जिस प्लेट में आप खाना खा रहे हो, और इस प्लेट ने क्या करा, आपकी मम्मी ने इस प्लेट में ही आपको यहाँ तो दे दिए इतने चावल, ये तो चावल हैं, इतने तो दे दिए उन्होंने चावल, और इतने दे दिए दाल, ये क्या है दाल। तो आपकी मम्मी ने आपको दाल और चावल दिए हैं खाने के लिए। ठीक है, कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत कम है, मुझे तो पूरा प्लेट भर के चाहिए दाल चावल। ठीक है, चलो हम दोबारा ले लेंगे, फिर ले लेंगे, पर अभी आपको इतने से समझना पड़ेगा। ये जो ज्यादा मात्रा में हमने लिए हैं ये क्या है, ये है चावल, और ये जो कम मात्रा में हमने लिया है ये है दाल। आपने जो है क्या काम करा, दाल चावल खाने शुरू कर दिया। आप थोड़ी दाल लोगे, थोड़े चावल, उन्हें मिलाओगे और खाना शुरू कर दोगे। तो मुझे एक बात बताओ बेटे, क्या एक समय ऐसा नहीं आएगा कि आपकी दाल खत्म हो जाएगी, आपकी दाल समाप्त हो जाएगी, आपकी दाल पूर्ण रूप से प्रयुक्त हो जाएगी और फिर आपकी प्लेट में केवल चावल बचेंगे। तो उस समय जब आपकी प्लेट में दाल समाप्त हो चुकी है, दाल पूर्ण रूप से प्रयुक्त हो चुकी है और चावल शेष बचे हैं, तो फिर आप अपनी माता जी को, अपनी मम्मी को क्या कहोगे? आप कहोगे कि मम्मी मुझे दाल दे दो और। ठीक है,
तो अब जब आप दाल चावल खा रहे थे तो ये एक प्रकार की रिएक्शन है, एक अभिक्रिया है। और इस अभिक्रिया में दो अभिकर्मक हैं, दो रिएजेंट हैं, एक तो दाल एक तो चावल। जब आप दाल चावल खाने की प्रक्रिया प्रोसेस कर रहे हो तो इस अभिक्रिया या इस प्रक्रिया या इस क्रिया के दौरान पहले दाल और चावल में से कौन सा घटक, कौन सा कंपोनेंट, या यूं कह दो कौन सा अभिकारक पहले समाप्त हुआ है? बताओ, पहले दाल खत्म हुई थी या पहले चावल खत्म हुए थे? तो आप कहोगे कि सर दाल खत्म हुई थी पहले। तो इसी तरीके से किसी रासायनिक अभिक्रिया में यदि हम देखते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया में यदि आपके पास दो या तीन अभिकारक हैं, उन दो या तीन अभिकारकों में से पहले जो अभिकारक पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है या जो अभिकारक पूर्ण रूप से प्रयुक्त हो जाता है, उस अभिकारक को ही हम कहते हैं सीमांत अभिकर्मक। जैसे आप दाल चावल खाने की प्रोसेस यहां कर रहे हो, ऐसी ही प्रोसेस होती है जब हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराते हैं, जब किसी केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड कराते हैं। आपको पता है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो रासायनिक पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें आप कहते हो अभिकारक। और कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी क्या ज्यादातर ऐसा होता है कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया चलती है ना, तो उसके अभिकारकों में से कोई सा एक अभिकारक पहले ही खत्म हो जाता है, पहले ही समाप्त हो जाता है, पूर्ण रूप से प्रयुक्त हो जाता है। और जो अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया के चलने के दौरान पूर्ण रूप से प्रयुक्त हो जाता है उसे ही सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। तो आप परिभाषा क्या लिखोगे? हम परिभाषा क्या लिखेंगे बेटे? यहां से लिखते हैं, चलो। किसी रासायनिक अभिक्रिया में, ध्यान से समझेंगे बेटे, वैसे तो आपके समझ में आ गया होगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों में से, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों में से वह अभिकारक जो पूर्ण रूप से का मतलब पूरी तरीके से, पूरी तरह पूर्ण रूप से प्रयुक्त हो जाता है। प्रयुक्त लिखते हैं, प्रयुक्त माने इस्तेमाल हो जाता है, पूर्ण रूप से प्रयुक्त हो जाता है, कौमा सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। तो इसे कहते हैं बेटे सीमांत अभिकर्मक। मान लो आपके पास कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, वो रासायनिक अभिक्रिया में ऐसा हो सकता है कि कोई सा एक अभिकारक आपका पहले ही समाप्त हो जाए, यानी रिएक्शन को रोकने तक। मान लो आपने कोई रिएक्शन प्रोसीड कराई है, कोई रिएक्शन चल रही है किसी बर्तन में, और उसमें आपने लिए हैं दो अभिकारक, और दो में से आपका एक अभिकारक समाप्त हो चुका है। जब पहला अभिकारक समाप्त होगा, या जो भी अभिकारक पहले समाप्त होगा, उसे तो आपने सीमांत अभिकर्मक कह दिया, ठीक है। पर जैसे ही वो अभिकारक समाप्त होगा, अर्थात सीमांत अभिकर्मक जैसे ही समाप्त होगा, तुरंत रासायनिक अभिक्रिया रुक जाएगी। यानी सीमांत अभिकर्मक पर निर्भर करता है कि उत्पाद कितने बनेंगे, उत्पाद की कितनी मात्रा बनेगी, प्रोडक्ट कितना बनेगा, क्योंकि सीमांत अभिकर्मक के समाप्त होते ही रासायनिक अभिक्रिया रुक जाएगी। रुकेगी ना रासायनिक अभिक्रिया? भाई कुछ बच्चे ही तो ऐसे हैं जो दाल के खत्म होने पर खाली चावल को खाते रहेंगे, पर सारे बच्चे तो ऐसा नहीं करेंगे। सारे बच्चे तो जब दाल खत्म हो जाएगी तो चावल खाली बचे, आपकी प्लेट में चावल बचे हैं तो केवल चावल को नहीं खाएंगे। ज्यादातर बच्चे ऐसे होंगे। और जिसे कुछ ज्यादा ही भूख लग रही है वो खा सकता है केवल चावल,
वो तो एक अपवाद है, एक्सेप्शन है। पर सामान्य बात तो यह है कि दाल के खत्म होने पर हम चावल को अकेले नहीं खाएंगे। ठीक है बेटे। देखो एक बात मैं आपको बताता हूं, जरा ध्यान से समझो। जो रिएक्शन में प्रोडक्ट बनते हैं ना, जो उत्पाद बनते हैं, उन उत्पादों की मात्रा जो है, उत्पादों की मात्रा कि कितना प्रोडक्ट हमें मिलेगा, कितने उत्पाद बनेंगे, उत्पादों की मात्रा सीमांत अभिकर्मक पर, उत्पादों की मात्रा सीमांत अभिकर्मक पर, सीमांत अभिकर्मक पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है बेटे? सीमांत अभिकर्मक पर। क्योंकि सीमांत अभिकर्मक के, क्योंकि सीमांत अभिकर्मक के समाप्त होने पर, सीमांत अभिकर्मक के समाप्त होने पर रासायनिक अभिक्रिया रुक जाती है। रासायनिक अभिक्रिया क्या हो जाती है बेटे? रुक जाती है। ठीक है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा, जो उत्पाद बनेगा, वो कितना बनेगा, कितनी मात्रा में बनेगा, वो इस बात पर निर्भर करता है कि आपने सीमांत अभिकर्मक कितना लिया है उस बर्तन में, जिस बर्तन में रिएक्शन चल रही है। जैसे आपको एक बात ध्यान रखनी है, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, चलो उस एग्जांपल से ज्यादा समझ में आएगा आपको। एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो हमारे पास ये रिएक्शन है 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O। मान लो ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है, 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O। आपको पता है कि इसमें हाइड्रोजन के कितने मोल हैं? 2 मोल। तो मैं लिख सकता हूं कि हाइड्रोजन गैस के 2 मोल हैं। ऑक्सीजन गैस के कितने मोल हैं? यहाँ 1 ही तो है बेटे, कुछ नहीं है तो 1 ही है। इसमें आपके ऑक्सीजन गैस का 1 मोल है। और बेटे जल के कितने मोल बने हैं? जल के बने हैं 2 मोल। तो इस रिएक्शन को आप ध्यान से देख लो। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन के 2 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल से क्रिया करते हैं, जिससे 2 मोल जल के हमें प्राप्त होते हैं। इस रिएक्शन पे हम 3 प्रैक्टिकल करेंगे। सबसे पहला प्रैक्टिकल देखो क्या करेंगे। इस रिएक्शन पे हम करेंगे बेटे 3 प्रैक्टिकल। सबसे पहला प्रैक्टिकल देखो। मान लो मैं आपको यूं कह दूं कि आपने हाइड्रोजन के तो 2 मोल लिए। भाई रिएक्शन तो पढ़नी आती है ना हमें। हमने कल क्या पढ़ा था? रस समीकरण मिति, स्टोकियोमेट्री, ये पढ़ा था ना कल। और रस समीकरण मिति में मैंने आपको समीकरण को, रासायनिक समीकरण को पढ़ना सिखाया था कि रासायनिक समीकरण किस प्रकार पढ़ी जाती है, सिखाया था ना बेटे। तो यदि रासायनिक समीकरण को पढ़ना आपने सीख लिया है तो आप बखूबी पढ़ पा रहे होंगे। क्या पढ़ पा रहे होंगे? कि जब हाइड्रोजन गैस के 2 मोल ऑक्सीजन गैस के 1 मोल से अभिक्रिया करते हैं तो जल के 2 मोल हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है। इसका मतलब यदि हाइड्रोजन के 2 मोल आपने लिए तो ऑक्सीजन के केवल 1 मोल की ही आपको जरूरत पड़ेगी। तो यदि मैं आपको कह दूं कि आपने हाइड्रोजन गैस के 2 मोल लिए बर्तन में, हाइड्रोजन के 2 मोल आपने बर्तन में लिए हैं, एक बर्तन है, बंद सिलेंडर है, और उसमें आपने हाइड्रोजन के 2 मोल लिए हैं और ऑक्सीजन के लिए हैं 1 मोल, ऑक्सीजन का 1 मोल। ठीक है। के तो लिखने की जरूरत ही नहीं, का ही लिखना पड़ेगा। हाइड्रोजन के तो 2 मोल आपने लिए, ऑक्सीजन का 1 मोल लिया आपने किसी बर्तन में, तो क्या होगा? लेने पर क्या होगा या क्या होता है, ऐसे लिख देंगे। देखो अब समझना ध्यान से आप, मैं बताऊंगा यहां क्या होता है। ठीक है। क्या होता है जब पेपर नजदीक आ जाते हैं और बच्चा फिर भी नहीं पढ़ता है? ये खतरनाक क्वेश्चन है हमारे लिए कि पेपर नजदीक आ जाते हैं और हम फिर भी पढ़ाई नहीं करते हैं, क्योंकि हम आलस्य के गुलाम हो जाते हैं।
आलस्य या आलकस हमारे ऊपर हावी हो जाता है बहुत ज्यादा। तो क्या होता है, जब परीक्षाएं नजदीक आ जाती हैं और बच्चा फिर भी नहीं पढ़ता है, तो फिर दिमाग खराब होता है, चक्कर आने लगते हैं, उल्टी आने लगती है, बुखार चढ़ने लगता है, ऐसा लगता है कि मुझे पेपर छोड़ देने चाहिए। तो इसलिए इस खतरनाक स्थिति में ना पहुंचे हम, इसका सबसे अच्छा तरीका है कि पढ़ाई करो मेहनत और ईमानदारी से। देखो, इन्होंने कहा कि हाइड्रोजन के तो आप 2 मोल ले लो, एक बर्तन है, उस बर्तन में, बर्तन को बंद बर्तन कह दो या सिलेंडर कह दो, क्योंकि बंद बर्तन इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस है। यदि खुले बर्तन में आपने ले लिया तो उड़ के भाग जाएंगी गैस। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि हाइड्रोजन के 2 मोल लिए हमने बर्तन में, ऑक्सीजन का 1 मोल लिया। तो ऐसा करने पर क्या होगा बेटे, हमें पता है कि हाइड्रोजन के 2 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल से ही क्रिया करते हैं, तो बर्तन में तो कुछ भी नहीं बचेगा, रिएक्शन पूरी हो जाएगी। ना तो बर्तन में बचने वाला है हाइड्रोजन और ना तो बर्तन में बचने वाला है ऑक्सीजन। पर हमें इतना पता है कि जब इसके 2 मोल इसके 1 मोल से क्रिया करते हैं तो पानी के 2 मोल बनेंगे। तो मैं यहाँ 2 बातें लिखूंगा। सबसे पहली बात तो ये लिखूंगा, क्या होगा, बर्तन में कुछ भी शेष नहीं बचेगा, यानी दोनों अभिकारकों में से बर्तन में कुछ भी शेष नहीं बचेगा, यानी हाइड्रोजन गैस भी पूरा कंज्यूम हो जाएगा, पूरी खपत हो जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन के आपने 2 मोल लिए हैं, और ऑक्सीजन गैस का भी पूरा कंजप्शन हो जाएगा, पूरी खपत हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन का लिया है आपने 1 मोल। तथा करके लिखता हूं मैं, तथा जल के कितने मोल बनेंगे, जल के 2 मोल प्राप्त होंगे, या जल के 2 मोल बनेंगे। अब देखो, ये बात आपको समझनी पड़ेगी भाई, आपको समझना पड़ेगा रिएक्शन हमें क्या बता रही है। रिएक्शन हमें बता रही है कि हाइड्रोजन गैस के 2 मोल ऑक्सीजन गैस के 1 मोल से क्रिया करके जल के 2 मोल बनाते हैं। और आपने पहला प्रैक्टिकल किया है कि आपने हाइड्रोजन के तो 2 ही मोल लिए हैं और ऑक्सीजन के 1 ही मोल लिए हैं। तो आप पूछ रहे हो कि इस बर्तन में रिएक्शन होने के बाद क्या क्या होगा। तो हमने बताया कि बर्तन में कुछ भी शेष नहीं बचेगा, ना ही तो हाइड्रोजन बचेगी ना तो ऑक्सीजन बचेगी, परंतु आपको बर्तन में H2O के 2 मोल प्राप्त हो जाएंगे। जो नया पदार्थ बना है, नया रासायनिक पदार्थ बना है, उत्पाद बना है, प्रोडक्ट बना है, वो क्या है, जल। कितने मोल मिलेंगे उसके मिलेंगे 2 मोल। ठीक है, अब देखो यहाँ 2 बातें आपको सीखनी पड़ेगी। जब हम किसी भी पदार्थ के मोल बताते हैं कि 1 मोल है, 2 मोल है, 3 मोल है, तो मोल से आपको 2 बातें समझनी चाहिए। मोल से आप निकाल सकते हो उसका द्रव्यमान या भार, क्योंकि आपको पता है किसी भी अणु के 1 मोल का द्रव्यमान होता है उसके अणु भार के बराबर, जिसे आप कहते हो मोलर द्रव्यमान। तो यदि मैं यहाँ आपको कहता हूं ना कि आपने हाइड्रोजन के 2 मोल लिए हैं, तो हाइड्रोजन के 2 मोल का मतलब समझते हो आप, हाइड्रोजन के 2 मोल, देखो यहाँ समझाता हूं। यहाँ एक बॉक्स बना लें हम और उस बॉक्स में समझेंगे हम। भाई आपने 2 मोल हाइड्रोजन के लिए हैं, ठीक है, 2 मोल हाइड्रोजन के, चलो ऐसे लिख देते हैं, 2 मोल हाइड्रोजन का क्या मतलब है। यदि कोई पूछ ले आपसे कि आप बार बार बोल रहे हो कि 2 मोल हाइड्रोजन के लिए, 1 मोल आपने ऑक्सीजन का लिया और आपको 2 मोल जल के मिल गए। अब ये मोल क्या है, मोल तो आपने 9th क्लास में पढ़ा था, पदार्थ की मात्रा नापने का मूल मात्रक है मोल। भाई 7 मूल मात्रक पढ़े थे ना आपने 9th क्लास में, और भौतिक विज्ञान में तो आपके अध्यापक आपको पढ़ा ही रहे होंगे फिजिक्स में। मूल राशियां, मूल मात्रक, व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न मात्रक, ये चीजें इस तरह की पढ़ते होंगे आप भौतिक विज्ञान में। देखो 2 मोल हाइड्रोजन का मतलब क्या है, 2 मोल हाइड्रोजन का मतलब है, देखो मैं बताता हूं क्या है, 2 गुणा 2 है हाइड्रोजन के परमाणु। ये भाई हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है ना, तो कितना हो जाएगा ये बताओ, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 ग्राम हाइड्रोजन। कितने ग्राम, 4 ग्राम। तो 2 मोल हाइड्रोजन को आप 4 ग्राम हाइड्रोजन कह सकते हो। या फिर 2 मोल हाइड्रोजन को आप मुझे बताओ, हाइड्रोजन गैस है ना, और 1 मोल गैस का आयतन कितना होता है बताओ,
1 मोल गैस का आयतन होता है एनटीपी पर, कितना होता है? 22.4 लीटर। 1 मोल गैस का आयतन एनटीपी पर 22.4 लीटर होता है। तो ये कितने मोल है बेटे? 2 मोल है। तो 2 मोल का आयतन कितना हो जाएगा? 2 गुणा 22.4 कितना हो जाएगा? 22 दूनी 44 और 4 दूनी 8। तो 2 मोल हाइड्रोजन के बेटे दो मतलब हैं। कौन कौन से दो मतलब हैं? पहला मतलब तो ये है कि 2 मोल हाइड्रोजन का मतलब 4 ग्राम हाइड्रोजन, और दूसरा मतलब है 2 मोल हाइड्रोजन का मतलब 44.8 लीटर हाइड्रोजन। तो आप दोनों बातों को समझ के चलोगे। यदि हमने कहा है कि आपने हाइड्रोजन के 2 मोल लिए हैं तो समझ जाओ आपने 4 ग्राम हाइड्रोजन लिया है, या फिर समझ जाओ आपने 44.8 लीटर हाइड्रोजन लिया है। इसी तरीके से ऑक्सीजन को निकाल लोगे आप। ऑक्सीजन का 1 मोल का मतलब देखो 16 होता है इसका परमाणु भार, और 16 दूनी 32। ऑक्सीजन का 1 मोल बराबर 32 ग्राम ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन गैस का 1 मोल बराबर 22.4 लीटर ऑक्सीजन। और यहां देखो जरा जल का अणुभार बता दोगे कितना होता है? ये तो 2 एकम 2 है, और ये 16, 16 और 2 18। जल का अणुभार होता है 18, पर जल के 2 मोल है तो 18 दूनी 36, 36 ग्राम आपको पानी मिलेगा इस रिएक्शन में। अब आपने जल का भार या द्रव्यमान तो बता दिया 36 ग्राम, पर आप जल का आयतन नहीं बता सकते हो, क्योंकि जल कोई गैस थोड़ा ही है जो हम यूं कहते हैं कि 1 मोल पानी में 22.4 लीटर होंगे। ठीक है, तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखना है। मतलब यदि आपको यह समीकरण एग्जाम में दे दी गई और आपको पूछ लिया गया कि यदि आप बर्तन में हाइड्रोजन के 2 मोल और ऑक्सीजन का 1 मोल लेते हैं तो क्या क्या होगा, तो आप कहोगे कि बर्तन में तो कुछ नहीं बचने का है बिल्कुल भी, पर आपको पानी के 2 मोल प्राप्त होंगे। कितने मोल बेटे? 2 मोल। अच्छा चलो एक प्रैक्टिकल और करते हैं इसके ऊपर, नंबर 2, दूसरा प्रैक्टिकल। यदि मैं आपको यूं कह दूं कि हाइड्रोजन के 2 मोल लिया आपने बर्तन में, इसी रिएक्शन को करा रहे हैं हम। हाइड्रोजन के 2 मोल व ऑक्सीजन के, चलो ऑक्सीजन के भी 2 मोल ले लो, ऑक्सीजन के 2 मोल लेने पर क्या होता है? लेने पर क्या होता है? अब बताओ, बता दोगे बेटे क्या होगा? यहां से सीखेंगे। चलो, हाइड्रोजन के 2 मोल लिए आपने और ऑक्सीजन के भी 2 ही ले लिए बर्तन में। तो जब आपने हाइड्रोजन के 2 लिए, ऑक्सीजन के 2 लिए, तो आपको समीकरण तो यूं कह रही कि हाइड्रोजन के 2 मोल के साथ ऑक्सीजन का तो 1 ही मोल चाहिए था, और आपने ऑक्सीजन के ले लिए 2 मोल। तो मुझे एक बात बताओ बेटे, मुझे यूं बताओ, हाइड्रोजन के 2 मोल ऑक्सीजन के 2 मोल के साथ क्रिया थोड़ा ही करेंगे। हाइड्रोजन के 2 मोल ऑक्सीजन के तो 1 मोल के साथ ही क्रिया करेंगे। इसका मतलब बर्तन में ऑक्सीजन का 1 मोल बच जाएगा। समझ रहे हो आप? आपने दोनों के 2-2 मोल ले लिए, हाइड्रोजन के भी 2, ऑक्सीजन के भी 2। तो हाइड्रोजन के तो 2 चाहिए ही थे, पर ऑक्सीजन के 2 क्यों ले लिया आपने? ऑक्सीजन का तो 1 मोल आपने फालतू ले लिया। तो यूं बताओ, हाइड्रोजन के 2 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल से क्रिया करके प्रोडक्ट बना देंगे 2 मोल जल के अणु, पर बर्तन में बचेगा क्या? बर्तन में शेष बचेगा ऑक्सीजन का 1 मोल, क्योंकि ऑक्सीजन का 2 मोल की जरूरत नहीं थी, 1 ही मोल की जरूरत थी। तो जो बर्तन में बचा है वो हाइड्रोजन बचा है या ऑक्सीजन? पता है ना क्या बचेगा? ऑक्सीजन। कितना बचेगा? 1 मोल। और यूं बताओ, खत्म कौन सा हुआ, समाप्त कौन सा हुआ, पूर्ण रूप से प्रयुक्त कौन सा हुआ? पूर्ण रूप से प्रयुक्त हुआ हाइड्रोजन। जो रिएक्शन में पूर्ण रूप से प्रयुक्त हो जाता है उसे ही सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। सीमांत, जिसकी सीमा का अंत हो गया हो। समझते हो? सीमांत का मतलब जिसकी सीमा का अंत हो गया हो। तो हमें पता चला है कि बर्तन में ऐसे केस में क्या होगा, जब दोनों के 2-2 मोल आप लोगे, बर्तन में 1 मोल ऑक्सीजन शेष बचेगा, या बचेगी लिख दें। ठीक है, कुछ कहेंगे कि सर आपने जो है जेंडर ही चेंज कर दिया, बचेगा लिख दिया। ऑक्सीजन तो गैस है, इसे तो स्त्रीलिंग होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि गैस स्त्रीलिंग होता है और ठोस पुल्लिंग होता है। वैसे आप कुछ भी बना सकते हो, ये सब नपुंसक लिंग हैं, यदि संस्कृत का आपको थोड़ा बहुत पता है।
जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उन्हें आप, या फिर जो जानवर होते हैं उन्हें नपुंसक लिंग मान सकते हो आप, संस्कृत के अनुसार स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। तो जो निर्जीव वस्तुएं हैं उन्हें आप चाहे नर बना दो, चाहे मादा बना दो, मेल बना दो, फीमेल। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि तेरा स्कूटर कहाँ है, और कुछ कहते हैं तेरी स्कूटर कहाँ है, कुछ कहते हैं तेरा मोटरसाइकिल कहाँ है, कुछ कहते हैं तेरी मोटरसाइकिल कहाँ है। तो आपकी मर्जी है। जैसे आप कहते हो, जब हिंदी पढ़ते हो तो हिंदी में एक शब्द आता है आत्मा। किसी बुक में लिखा होता है आत्मा अमर होता है, और किसी बुक में लिखा होता है आत्मा अमर होती है। तो आपकी मर्जी है, आपको मेल बनाना है या फीमेल, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो गैस को चाहे मेल मान लो चाहे फीमेल, कोई सा जेंडर दे दो। देखो, बर्तन में 1 मोल ऑक्सीजन शेष बचेगी, पक्की बात है, तथा जल के कितने मोल प्राप्त होंगे? जल के 2 मोल ही प्राप्त होंगे, 2 मोल प्राप्त होंगे। ऐसा होगा बेटे, यदि आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के कितने मोल ले लिए हैं? 2-2 मोल ले लिए हैं। अब देखते हैं तीसरा प्रैक्टिकल। अब देखो, एक बात बताता हूं आपको, इस प्रैक्टिकल में जब दोनों के 2-2 मोल लिए तो बर्तन में बचा कौन? ऑक्सीजन। जो बचा है उससे कोई मतलब नहीं है। खत्म कौन सा हुआ? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 2 मोल लिए थे, दोनों कंज्यूम हो गए, दोनों खपत होगी दोनों की। तो जिसकी पूर्ण रूप से खपत हो जाती है ना, जिसकी सीमा का अंत हो जाता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में पूर्ण रूप से प्रयुक्त हो जाता है, उसे ही कहते हैं सीमांत अभिकर्मक। तो इस केस में सीमांत अभिकर्मक सेकंड प्रैक्टिकल में हाइड्रोजन है। ठीक है, कौन है बेटे? हाइड्रोजन। और यदि मैं आपको कह दूं, यदि तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। हाइड्रोजन के तो ले लो आप 3 मोल, हाइड्रोजन के 3 मोल व ऑक्सीजन का 1 मोल ले लो। लेने पर क्या होता है? बर्तन में यदि आपने हाइड्रोजन के कितने मोल लिए? 3 मोल, और ऑक्सीजन का कितना लिया? 1 मोल, तो क्या होगा भाई? इसका 1 मोल लिया, इसका 3, इसका 1 इसके 2 से रिएक्शन करता है, 1 मोल तो अब इसका बच जाएगा, अब 1 मोल इसका बचेगा बर्तन में। क्या होगा? बर्तन में 1 मोल हाइड्रोजन शेष बचेगी, 1 मोल हाइड्रोजन शेष बचेगी, तथा H2O के 2 मोल प्राप्त होंगे। बताओ, ये बात समझ में आती है क्या आपके? अच्छा, ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल आप कर सकते हो। मतलब यदि मैं आपको कह दूं कि इसके तो आपने ले लिए 5 मोल, ठीक है, ध्यान से देखो, इसके ले लिए कितने मोल? 5 मोल तो आपने इसके लिए, और इसके लिए आपने 2 मोल। ठीक है, ध्यान से देखो, इसके 5 मोल और इसके 2 मोल यदि आपने लिए ना, तो इसके 1 मोल 2 से रिएक्शन करता है, तो 2 मोल 4 से ही तो रिएक्शन करेंगे। तो इसके तो 2 मोल रिएक्शन में लग जाएंगे, इसके 4 मोल रिएक्शन में लग जाएंगे। बर्तन में 1 मोल ही तो बचेगा हाइड्रोजन का, और ऑक्सीजन गैस पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। तो उस केस में भी या उस प्रैक्टिकल में भी ऑक्सीजन ही सीमांत अभिकर्मक होगा। और आपको यहाँ 2 मोल पानी के नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ 2 मोल और यहाँ 4 मोल ने रिएक्शन में पार्टिसिपेट करा। जितने इसके मोल होते हैं उतने इसके बनते हैं इस रिएक्शन में, केवल इस रिएक्शन में। तो यहाँ 4 मोल यदि कंज्यूम हुए हैं तो 4 मोल आपको पानी के मिलेंगे। इस तरीके से आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बेटे, तो यहां से तीनों प्रैक्टिकल से, या जो चौथा मौखिक रूप से मैंने आपको एक केस बताया, प्रैक्टिकल बताया, उससे हमें क्या पता चला? उससे हमें पता चला कि जब भी किसी रासायनिक अभिक्रिया को आप बर्तन में संपन्न कराते हो, तो यदि उसमें 2 या 3 या 4 जितने भी अभिकारक हैं, उन सारे अभिकारकों में से जो अभिकारक पहले समाप्त हो जाता है ना, उसे ही सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? सीमांत अभिकर्मक। तो यहां मैं दोबारा एक हेडिंग लिखता हूं, नोट। उपरोक्त
प्रयोगों में, उपरोक्त प्रयोगों में जो अभिकारक पूर्ण रूप से प्रयुक्त हो जाता है, पूर्ण रूप से प्रयुक्त हो जाता है या होता है, वह अभिकारक ही सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। सीमांत अभिकर्मक मतलब जो बर्तन में बचेगा ना, उसे आप सीमांत अभिकर्मक बिल्कुल भी नहीं कहोगे। जो बर्तन में बचेगा वो सीमांत अभिकर्मक नहीं होता, जो समाप्त हो जाता है वो होता है सीमांत अभिकर्मक। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर एक अच्छा सा क्वेश्चन लगाते हैं सीमांत अभिकर्मक का। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं बेटे जिससे थोड़ा सा हमें और प्रैक्टिस हो जाए हमारी। क्वेश्चन है 10.8 ग्राम शुद्ध एजी को 10.8 ग्राम शुद्ध सिल्वर को, एजी माने क्या होता है? सिल्वर। 10.8 ग्राम आपने शुद्ध सिल्वर लिया है, 0.365 ग्राम HCl के साथ मिलाया गया। 0.365 ग्राम किसके साथ? HCl के साथ। HCl के साथ मिलाया गया, HCl के साथ मिलाया गया। 10.8 ग्राम शुद्ध सिल्वर को 0.365 ग्राम HCl के साथ मिलाया गया, जिससे AgCl का अवक्षेप प्राप्त हुआ। जिससे क्या प्राप्त हुआ? AgCl का अवक्षेप। जिससे AgCl का अवक्षेप, AgCl का अवक्षेप प्राप्त हुआ। अब इन्होंने कहा है कि इस प्रयोग में सीमांत अभिकर्मक पहचानिए। एक तो बताना है सीमांत अभिकर्मक कौन सा है। इस प्रयोग में क्या पहचानना है बेटे? सीमांत अभिकर्मक। इस प्रयोग में सीमांत अभिकर्मक पहचानिए। और इसके अलावा इन्होंने पूछा है एवं बचने वाले अभिकारक की मात्रा बताइए। एवं एक तो अभिकारक बचेगा ही, ये बात पक्की है, एक सीमांत है तो एक बचेगा। बचने वाले अभिकारक की मात्रा बताइए। ये दो चीज हमें बतानी है। एक तो बताना है सीमांत अभिकर्मक कौन है, और एक बताना है जो पदार्थ हमारे पास बचा है, जो अभिकारक बचा है, वो कितना बचा है। देखो इन्होंने कहा है 10.8 ग्राम Ag की क्रिया HCl के साथ करानी है। तो यदि आप Ag का रिएक्शन HCl के साथ कराते हो तो ये बात पक्की है कि AgCl बनेगा। AgCl बनेगा और साथ में H अकेला तो निकल नहीं सकता है, तो H2 गैस निकलेगी, और H2 गैस निकलेगी तो यहाँ 2 H लिखने पड़ेंगे, और जब Cl 2 हो गए तो 2 AgCl, और 2 Ag हो गए तो 2 Ag। अब देखो रिएक्शन बैलेंस है, देख लो एक बार। 2Ag प्लस 2HCl इज इक्वल टू 2AgCl प्लस H2। ये संतुलित रासायनिक समीकरण हमने लिख ली। अब सवाल हमारा घूम रहा है Ag और HCl के बीच में।
तो Ag का आपको यहाँ क्या निकालना है, द्रव्यमान निकाल लो Ag का। भाई Ag के कितने मोल हैं, Ag के हैं, यहां लिखता हूं, Ag के 2 मोल हैं। और Ag का परमाणु भार मैंने आपको सिखा रखा है, सिल्वर का परमाणु भार होता है 108। ध्यान रखेंगे सब बच्चे, सिल्वर का परमाणु भार 108 होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट परमाणु भार आपको याद रखने चाहिए। 100 दूनी 200, 8 दूनी 16, 216 ग्राम। तो यदि आप इसके मोलर द्रव्यमान के हिसाब से चलते हो तो Ag का मोलर द्रव्यमान 108 ग्राम होता है, और हमने Ag के लिए हैं 2 मोल, तो 108 दूनी 216 ग्राम तो हमारा इस रिएक्शन में Ag हमें दिखाई दे रहा है। अब यदि HCl की बात करें तो HCl के हमने लिए हैं, यहाँ कोमा लगा देता हूं, HCl के लिए हैं हमने 2 मोल, और H तो होता है 1 और Cl होता है 35.5। तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 35.5 और 1 36.5, और 36.5 का दुगुना, 36.5 का दुगुना कितना होता है, 36 दूनी 72, और आधे का दुगुना 1, 73 ग्राम। अब इस चीज को ध्यान से देख लो आप, हमें पता चला है कि या तो यूं कह दो कि 2 मोल HCl के 2 मोल Ag के साथ रिएक्शन करते हैं, या तो यूं कह दो, या फिर यूं कह दो कि 73 ग्राम HCl 216 ग्राम Ag के साथ क्रिया करता है। 73 ग्राम HCl कितने ग्राम, 216 ग्राम Ag से क्रिया करता है। तो पहला पार्ट मैं सॉल्व करूंगा। पहले पार्ट में हमें बताना है, क्या बताना है, हमें बताना है मिला गया जिससे AgCl का अवशय प्राप्त हुआ, इस प्रयोग में सीमांत अभिकर्मक पहचानिए। पहला प्रयोग तो है कि सीमांत अभिकर्मक पहचानना है, पहला पार्ट ये है। तो सीमांत अभिकर्मक पहचानने के लिए मुझे ये कम लग रहा है 73 ग्राम और ये 216 ग्राम, तो मैं इसे ही लिखता हूं पहले, क्योंकि 73 ग्राम HCl क्रिया करता है, 73 ग्राम HCl क्रिया करता है कितने ग्राम से, 216 ग्राम Ag से, 216 ग्राम सिल्वर से या सिल्वर के साथ। देखो 73 ग्राम यदि HCl हम लेते हैं तो 216 ग्राम Ag के साथ वो क्रिया करेगा। और यदि मैं आपको कह दूं, इसलिए 1 ग्राम HCl क्रिया करता है, यदि 1 ग्राम आपने ले लिया तो 216 बटे 73 हो जाएगा बेटे, इतने ग्राम Ag से क्रिया करेगा। और आपने कितना लिया है सवाल में, HCl कितना लिया है, 0.365 ग्राम, इसलिए 0.365 ग्राम HCl क्रिया करता है। कितने से करेगा बेटे, 216 बटे 73 गुणा 0.365 ग्राम Ag से। थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। तो 216 बटे 73, जब आप इसे कैलकुलेट करोगे, कर लोगे कैलकुलेट, इन दोनों की तो कर देना गुणा, या फिर इसे इससे भाग कर दो और जो भागफल आएगा उसकी इसमें गुणा कर दो। जब आप इस हिस्से को कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 1.08 ग्राम। यदि मैं यहाँ कैलकुलेशन करूंगा तो बेटे बहुत टाइम लगेगा ना। 1.08 ग्राम Ag से, यानी सिल्वर से। अब देखो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, जो सो रहा है ना वो जाग जाओ, और नहीं तो वीडियो को पॉज करो और मुंह धो के आओ, दोबारा बैठो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूं बताओ, इन्होंने HCl कितना लिया था, 0.365 ग्राम HCl लिया था, और हमें पता चला है कि 0.365 ग्राम HCl को रिएक्शन करने के लिए 1.08 ग्राम सिल्वर चाहिए। पर इन्होंने सिल्वर कितना ले रखा, क्या 1.08 ग्राम ले रखा क्या सिल्वर इन्होंने तो बेटे सिल्वर 10.8 ग्राम ले रखा, बहुत ज्यादा है। यहाँ चाहिए 1 ग्राम, ले लिया 10 ग्राम। तो यूं बताओ बर्तन में बचेगा कौन, HCl बचेगा या सिल्वर बचेगा। देखो सिल्वर चाहिए था 1.08 ग्राम, इसके साथ 1.08 ग्राम सिल्वर की जरूरत थी, इन्होंने 10.8 ग्राम सिल्वर ले लिया। तो बर्तन में बचा कौन, सिल्वर ही तो बचा। और बर्तन में रिएक्शन जब हुई तो खत्म कौन सा हुआ, समाप्त कौन सा हुआ, पूर्ण रूप से प्रयुक्त कौन सा हुआ, बताओ। HCl ही तो हुआ पूर्ण रूप से प्रयुक्त। HCl पूर्ण रूप से प्रयुक्त हुआ है
तो सीमांत अभिकर्मक आप HCl को कहोगे या Ag को कहोगे जो बर्तन में बचा पड़ा है? किसे कहोगे, किसे कहोगे बताओ? उसे ही तो कहोगे जो समाप्त हो चुका है। कौन हो चुका है समाप्त? HCl। तो यहां लिखता हूं क्योंकि HCl पूर्ण रूप से प्रयुक्त हो जाएगा या होता है, इसलिए सीमांत अभिकर्मक कौन होगा बेटे? इसलिए सीमांत अभिकर्मक कौन होगा? सीमांत अभिकर्मक बराबर HCl। तो इस रिएक्शन में सीमांत अभिकर्मक कौन है? HCl है। एक तो उत्तर ही आ गया आपका। उन्होंने पहले पार्ट में तो ये पूछा था कि सीमांत अभिकर्मक बता दो कौन सा है। दूसरे पार्ट में कहा था कि जो चीज बची है वो कितनी बची है यूं बता दो। भाई हमें Ag की जरूरत कितने की थी? 1.08 ग्राम की जरूरत थी और इन्होंने डाल दिया कितना? 10.8 ग्राम। तो हमारे पास बचा हुआ कौन है? Ag। ठीक है, Ag की शेष मात्रा, शेष माने बची हुई, Ag की शेष मात्रा बराबर ली गई मात्रा कि सिल्वर कितना लिया था? चांदी तो वैसे भी महंगी है, इतना ले लिया इन्होंने, माइनस प्रयुक्त मात्रा कि कितनी मात्रा प्रयुक्त हुई है। किसकी बेटे? सिल्वर की। अब ली गई मात्रा कितनी थी? कितना लिया था इन्होंने सिल्वर? इन्होंने लिया था 10.8 ग्राम। ये लिख दिया 10.8 ग्राम इन्होंने सिल्वर लिया था और जरूरत कितनी की पड़ी हमें? 1.08 ग्राम की हमें जरूरत पड़ी रिएक्शन में, क्योंकि हिम्मत कौन हार गया? HCl। HCl तो सीमांत अभिकर्मक है, इतना ही था, 0.365 ग्राम। तो जब आप 10.8 में से 1.08 घटाओगे तो ये आ जाएगा 9.72 ग्राम। दूसरा आंसर ये है। इन्होंने पूछा था कि कितने ग्राम बचेगा। ठीक है बेटे, तो 10.8 में से 1.08 जब हमने घटाया तो 9.72 ग्राम हमारे पास बचेगा सिल्वर। तो इस तरीके से सीमांत अभिकर्मक के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि सीमांत अभिकर्मक क्या है। ठीक है, जब भी सीमांत अभिकर्मक दिमाग में आता है तो एक प्लेट में दाल चावल रख लिया करो, मतलब मानसिक रूप से, मौखिक रूप से। यूं नहीं कि मम्मी को कहो कि दाल चावल बना दो, आज मुझे सीमांत अभिकर्मक के बारे में पढ़ना है। ऐसा नहीं है, आप सिर्फ सोच लो, ऐसा मान लो कि माना प्लेट में दाल और चावल है, और दाल और चावल जब आप खाते हो तो पहले दाल खत्म हो जाती है, कुछ बच्चों के चावल भी पहले खत्म हो जाएंगे, और डिपेंड करता है कि रिएक्शन किस बर्तन में हो रही है। तो बर्तन का मतलब वो बच्चा कैसा है जो दाल चावल खाता है। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं दाल बहुत कम कम खाएंगे, और कुछ बच्चे ऐसे हैं दाल बहुत ज्यादा ज्यादा खाएंगे। ठीक है, और कुछ सही अनुपात में खाएंगे। जो भी कुछ है, दाल और चावल में से पहले एक चीज समाप्त होगी यदि आप तरीके से खाते हो, और यदि आप पहले दाल चावल को पूरा मिला ही लेते हो और उसके बाद खाते हो तो फिर तो यूं तो पता नहीं कितने जुगाड़ आप लगा दोगे, फिर सर आपकी तो थ्योरी फेल होगी यहाँ। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर एक बहुत अच्छा टॉपिक डिस्कस करेंगे। स्क्रीनशॉट लो, चलो ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे, अब हमें डिस्कस करना है दूसरा टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे सब। देखो, अब हमें डिस्कस करना है अनुमापन। अनुमापन, अनुमापन से बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं। अनुमापन को इंग्लिश में कहते हैं टाइट्रेशन। क्या कहते हैं बेटे? टाइट्रेशन। तो अनुमापन क्या है या टाइट्रेशन क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। चलो, अनुमापन क्या होता है? अब मैं बोल रहा हूं कि इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूं प्रैक्टिकल में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, या तो 11th क्लास में या तो 12th में। वो डिपेंड करता है कि आपको प्रैक्टिकल कब करवाया गया है, अनुमापन कब सिखाया गया है। तो प्रैक्टिकल में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है प्रयोगशाला में आपको।
और ये शब्द सुनने में बहुत खतरनाक है, अनुमापन। आपके टीचर बोलते रहते हैं अनुमापन करना है, टाइट्रेशन करना है, टाइट्रेशन। तो टाइट्रेशन या अनुमापन क्या है, समझो ध्यान से। बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल। मान लो आपके पास दो विलियन हैं, दो सॉल्यूशन हैं, और उनमें से एक विलियन तो ऐसा है जिसकी सांद्रता आपको पता है कि उसकी नॉर्मलता कितनी है, या मोलरता कितनी है, या मोललता कितनी है, या ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कितनी है। भाई सांद्रता नापने के तो बहुत सारे तरीके मैंने आपको सिखाए हैं, सांद्रता नापने के बहुत सारे तरीके सिखाए हैं या नहीं सिखाए हैं। तो उन सभी तरीकों में से मैं मानता हूं, मान लो नॉर्मलता के हिसाब से हम सांद्रता नापते हैं। तो आपके पास दो विलियन हैं, उनमें से एक विलियन की सांद्रता आपको पता है कि इसकी सांद्रता इतनी है, ठीक है। और दूसरा विलियन ऐसा है उसकी सांद्रता आपको पता ही नहीं है कि कितनी है। तो जिस विलियन की सांद्रता ज्ञात है ना, जिसकी सांद्रता आपको पता है, उसकी सहायता से हम अज्ञात सांद्रता वाले विलियन की सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं। और ये जो ज्ञात सांद्रता वाले विलियन से अज्ञात सांद्रता वाले विलियन की सांद्रता ज्ञात करने का जो प्रयोग होता है, जो प्रैक्टिकल होता है, उसे ही तो कहते हैं अनुमापन। ठीक है, ये अनुमापन होता है। तो यदि आपसे कोई पूछता है ना अनुमापन किसे कहते हैं, तो आपको क्या जवाब देना है? आपको जवाब देना है जब किसी ज्ञात सांद्रता वाले विलियन की सहायता से, ज्ञात सांद्रता वाले विलियन की सहायता से किसी अज्ञात सांद्रता वाले विलियन की, किसी अज्ञात सांद्रता वाले विलियन की सांद्रता ज्ञात की जाती है, सांद्रता ज्ञात की जाती है, तो यह प्रयोग क्या कहलाता है? अनुमापन कहलाता है। तो इसे कहते हैं बेटे अनुमापन, या आप कहते हो टाइट्रेशन। आप अनुमापन कह दो या आप कह सकते हो टाइट्रेशन। देखो अब बताओ समझ में आया क्या कि अनुमापन का क्या मतलब है। अनुमापन में आपके पास दो विलियन होते हैं। कितने विलियन होते हैं? दो। एक तो वो विलियन होता है जिसकी सांद्रता आपको पता होती है, और एक विलियन वो होता है जिसकी सांद्रता आपको पता करनी होती है, जिसकी सांद्रता आपको निकालनी होती है। तो आप एक बात का ध्यान रखोगे, देखो यहां समझाता हूं मैं आपको एक बात का ध्यान रखोगे कि एक तो होता है विलियन अनुमापक, जिस विलियन की सांद्रता हमें पता होती है ना, उसे हम कहते हैं अनुमापक। क्या कहते हैं? अनुमापक। या अनुमापक को आप कह सकते हो टाइट्रेंट। क्या कह सकते हो? टाइट्रेंट, TRANT। या इसका एक नाम और है, इसे बेटे मानक विलियन भी कहते हैं। मैं लिख देता हूं मानक विलियन। ये तीनों एक ही विलियन के नाम हैं। या तो आप कहो अनुमापक, या तो आप कहो टाइट्रेंट, या तो आप कहो मानक विलियन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो विलियन जिसकी सांद्रता आपको ज्ञात है। यहां लिखता हूं जिसकी सांद्रता ज्ञात होती है, जिसकी सांद्रता ज्ञात होती है। और बेटे एक बात बताऊं आपको, यहां सांद्रता का मतलब नॉर्मलता ही आप मान के चलना। क्या मान के चलना?
नॉर्मलता। और जो दूसरा विलयन होता है ना, उसे कहते हैं अनुमाप्य। अनुमाप्य, उसे अनुमाप्य कहते हैं, या आप कह सकते हो टाइट्रेट। टाइट्रेट, TRATE। या फिर इसे हम कह सकते हैं अज्ञात विलयन। अज्ञात विलयन भी हम कह सकते हैं इसे, अज्ञात विलयन हम कह सकते हैं बेटे, अज्ञात विलयन। और कौन सा विलयन है? जिसकी सांद्रता ज्ञात करनी है, जिसकी सांद्रता, कौन सा विलयन होता है? जिसकी सांद्रता ज्ञात करनी होती है, जिसकी सांद्रता ज्ञात करनी होती है। तो जिसकी सांद्रता हमें ज्ञात करनी होती है उसे तो हम कहते हैं अनुमाप्य या अज्ञात विलयन। और जिसकी सांद्रता हमें प्राप्त है, हमें पहले से ही पता है, जिसकी द्वारा हम दूसरे की सांद्रता ज्ञात करेंगे, उस विलयन को हम कहते हैं अनुमापक या मानक विलयन या टाइट्रेंट। ठीक है। अच्छा चलो एक बात बताता हूं आपको, बहुत बढ़िया। देखो, आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा कि ये जो अनुमापक होते हैं ना, ये दो प्रकार के होते हैं बेटे। अनुमापकों के प्रकार, ये अनुमापक जिसकी सांद्रता ज्ञात होती है, जिसकी सांद्रता हमें पता होती है, उसे कहते हैं अनुमापक। तो टाइप्स ऑफ टाइट्रेंट। अनुमापक बेटे दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। अनुमापक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। अब कौन कौन से दो प्रकार हैं? बहुत आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। सबसे पहला जो प्रकार होता है उसे कहते हैं प्राथमिक मानक अनुमापक। प्राथमिक मानक अनुमापक। देखो इसका मतलब क्या होता है। प्राथमिक मानक अनुमापक का क्या मतलब होता है, ध्यान से समझो। ऐसे अनुमापक या ऐसे पदार्थ जिन्हें तोल लो, तोलना तो पड़ेगा ही आपको कि कितने ग्राम घोलना है, जिनकी एक निश्चित मात्रा को आप तोल लोगे और उस मात्रा को एक विलायक की निश्चित मात्रा में आप घोल दोगे और आपको उसी सांद्रता का विलयन प्राप्त हो जाएगा जितनी सांद्रता आपको चाहिए, जितनी की आपको आवश्यकता है, जितनी की आपको जरूरत है। ठीक है, समझते हो ना? दोबारा बताता हूं, सुनो। यह हमने लिखा है प्राथमिक मानक अनुमापक। बेटे प्राथमिक मानक अनुमापक वे अनुमापक होते हैं या वे पदार्थ होते हैं या वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनकी एक निश्चित मात्रा को तोलकर विलायक की एक निश्चित मात्रा में आप घोल दोगे तो आपको निश्चित सांद्रता का विलयन प्राप्त हो जाएगा बड़ी सरलता से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई समस्या नहीं आएगी। तो ऐसे अनुमापक को हम कहते हैं प्राथमिक मानक अनुमापक। तो आपको क्या करना है, सीधे इन्हें तोलना है और उचित विलायक की निश्चित मात्रा में घोलना है। तो मैं यहां लिखूंगा इनको सीधे क्या करना है, तोलना है। सीधे तोलकर उपयुक्त विलायक, जो इन्हें विलायक चाहिए, उपयुक्त विलायक की तो पहचान आप कर लोगे। इनको सीधे तोलकर उपयुक्त विलायक की निश्चित मात्रा में घोलकर, निश्चित मात्रा में घोलकर क्या प्राप्त होगा, हमें एक निश्चित सांद्रता का विलयन प्राप्त हो जाएगा। घोलकर निश्चित सांद्रता का विलयन प्राप्त होता है। ठीक है, देखो इनको सीधे तोलकर उपयुक्त विलायक की निश्चित मात्रा में घोलकर निश्चित सांद्रता का विलयन प्राप्त, इधर लिखता हूं, प्राप्त
किया जा सकता है, ऐसे लिखते हैं, प्राप्त किया जा सकता है। मतलब कहने की बात यह है कि प्राथमिक मानक अनुमापक वे पदार्थ हैं कि जिन्हें सीधा आप तोल लो, तोल के उनका एक निश्चित भार द्रव्यमान आपको रखना पड़ेगा अलग निकाल के, और तोलने के बाद उपयुक्त विलायक की निश्चित मात्रा में उन्हें घोल लो तोलने के बाद। ऐसा करने से आपको निश्चित सांद्रता का विलयन आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसे इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, देखो मैं बताता हूँ क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके। यहां से लिखते हैं एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल हो सकता है बेटे फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस अमोनियम सल्फेट, नाम तो सुना होगा। फेरस अमोनियम सल्फेट को मोहर लवण भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? मोहर लवण। इसका फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है FeSO4 इंटू NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 24 H2O। ये होता है इसका फार्मूला। 24 में 6 H2O, 24 तो फिटकरी में होते हैं जल के अणु, 6 H2O। FeSO4 इंटू NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6 H2O। ये होता है फेरस अमोनियम सल्फेट, या फिर हम इसे कहते हैं मोहर लवण या मोहर साल्ट। ये एक प्राथमिक मानक अनुमापक है। आप क्या कर सकते हो, फेरस अमोनियम सल्फेट का यदि आपको ज्ञात सांद्रता का विलयन बनाना है, जिसे आप मानक विलयन भी कहते हो, देखो अनुमापक कह दो या मानक विलयन कह दो या टाइट्रेंट कह दो, जिसकी सांद्रता ज्ञात होती है, तो ज्ञात सांद्रता वाले विलयन की तो हमें जरूरत पड़ती है ना। तो आप इसे तोल लो, तोलने के बाद पानी की या विलायक की एक निश्चित मात्रा में घोल के आप विलयन तैयार कर लोगे। इसका एक एग्जांपल आप लिख सकते हो कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट, बेटे कॉपर सल्फेट भी एक प्राथमिक मानक अनुमापक है। CuSO4 और 5 जल के अणु इसमें अटैच होते हैं क्रिस्टलीय रूप में या हाइड्रेटेड फॉर्म में। और बेटे सिल्वर नाइट्रेट भी इसका एक एग्जांपल आप याद रख सकते हो, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला होता है सिल्वर Ag और नाइट्रेट माने NO3, AgNO3। तो ये एग्जांपल आपको याद रखने हैं। प्राथमिक मानक अनुमापक वो होता है जिसे तोलकर सीधे पानी में घोलकर निश्चित सांद्रता का विलयन आप बना के रख लोगे, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी आपको। और जो दूसरे होते हैं वे होते हैं द्वितीयक मानक अनुमापक। ये नंबर 1, ये नंबर 2। दूसरे होते हैं द्वितीयक मानक अनुमापक। इनके अंदर एक प्रॉब्लम होती है बेटे। प्रॉब्लम पता क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि यदि आप इन्हें तोलकर और विलायक की निश्चित मात्रा में घोल दोगे ना, तो आपको निश्चित सांद्रता वाला विलयन प्राप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होने का प्राप्त? क्योंकि इनके अंदर एक खासियत होती है कि ये पदार्थ वायु की नमी के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। और इनमें से कुछ पदार्थ ऐसे हैं जैसे H2SO4 ऐसा पदार्थ है जो वायु की नमी को अवशोषित करता है, और जब नमी को वो ग्रहण करेगा तो उसकी सांद्रता तो घटती चली जाएगी। आप इस प्रैक्टिकल को करके देख सकते हो। एक बड़ा सा बर्तन लो, बड़ा नहीं है तो छोटा सा लो, और उसमें सांद्र H2SO4 डाल दो, और सांद्र H2SO4 जब आप भरोगे तो उस बर्तन पे, कांच के बर्तन पे निशान लगा दो एक मार्कर से या स्केच पेन से कि हमने H2SO4 यहां तक भरा है। और फिर कुछ दिनों बाद चेक करो, आपको H2SO4 मार्कर से ऊपर तक नजर आएगा। यानी H2SO4 की एक खासियत यह है कि वो वातावरण से नमी को अवशोषित करता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है, मीन्स आर्द्रताग्राही होता है। तो यदि आपके पास कोई ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो आर्द्रताग्राही है, नमी को अवशोषित करता है, वायु की नमी के साथ क्रिया करता है, और आपने उसकी एक निश्चित सांद्रता का विलयन बना दिया है, तो बेटे वो विलयन पक्की बात है उसकी सांद्रता घट जाएगी, क्योंकि वो वायुमंडल से नमी को अवशोषित करेगा और सांद्रता उसकी घटेगी, गाढ़ापन घटेगा, हल्कापन बढ़ेगा, यानी तनुता बढ़ेगी और सांद्रता घटेगी। तो हम एक निश्चित सांद्रता का विलयन प्राप्त ही नहीं कर सकते हैं। तो मैं इसी सेंटेंस में चेंज करूंगा,
इनको सीधे तोलकर, देखो ऐसे ही लिखता हूं, इनको सीधे तोलकर उपयुक्त विलायक, कोमा लगा देते हैं यहां, उपयुक्त विलायक की एक निश्चित मात्रा में घोलकर, उपयुक्त विलायक की एक निश्चित मात्रा में घोलकर निश्चित सांद्रता का या सांद्रता वाला लिख दो, निश्चित सांद्रता का विलयन प्राप्त नहीं किया जा सकता है। देखो वहां तो लिखा था किया जा सकता है प्राप्त, यहां मैं लिखता हूं नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि लिख देते हैं, क्योंकि ये वायुमंडल की नमी के साथ, वायुमंडल की नमी के साथ क्रिया कर लेते हैं, वायुमंडल की नमी के साथ क्रिया कर लेते हैं। इसलिए इनका आप निश्चित सांद्रता का विलयन सीधे नहीं बना सकते हैं। इसलिए हमने कहा है द्वितीयक मानक अनुमापक। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, सिंपल से एग्जाम्पल हैं, आप ध्यान रखोगे। एक तो आपको ध्यान रखना है KOH, KOH भी सीधे आप निश्चित सांद्रता का विलयन इसका नहीं बना सकते हो। एक याद रखना है आपको NaOH, और एक याद रखना है आपको KMnO4, एक याद रखना है आपको HCl, और एक याद रखना है H2SO4। इनमें से जितने भी याद आपको हो जाएं उतने आप याद कर लेना। देखो आपको अब पता चल गया है कि अनुमापक दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक वे हैं जिन्हें आप तोल लो और पानी में घोल लो और निश्चित सांद्रता का विलयन प्राप्त कर लो, उसकी सांद्रता नहीं बदलेगी कभी भी। आप उसे 1 दिन रख लो, 2 दिन रख लो, 10 दिन रख लो। पर द्वितीयक मानक अनुमापक वे हैं जिन्हें आप तोलकर और पानी में घोलकर निश्चित सांद्रता का विलयन नहीं बना सकते हैं, क्योंकि शायद प्रैक्टिकल के दौरान ही वे पानी के साथ, वायु की नमी के साथ रिएक्शन कर जाएं। या फिर आप जब विलयन तैयार करके रखते हो तो आपने विलयन तैयार करके रख लिया और विलयन के अंदर जो पदार्थ घुला हुआ है उसने वायुमंडल में से नमी को खींचना शुरू कर दिया, और आप यदि 2 घंटे बाद या 2 दिन बाद प्रैक्टिकल को करते हो तो उस समय तक सांद्रता उसकी क्या हो जाएगी? घट जाएगी, क्योंकि वो वातावरण से बहुत सारी नमी को एब्जॉर्ब कर सकता है। या फिर आपने जिस बर्तन में भी उसे रखा है बंद करके, उस बर्तन में भी कुछ ना कुछ तो हवा होगी ही, उस हवा की नमी से वो क्रिया कर लेगा और सांद्रता में परिवर्तन हो जाएगा उसकी। ठीक है बेटे? अच्छा जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर एक बहुत अच्छी बात बताता हूं आपको इसी से संबंधित अनुमापन से। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। तो बेटे मान लो आप अपनी प्रैक्टिकल लैब में गए हो अनुमापन करने। अभी सिर्फ मेरी तरफ देखना है, मेरी तरफ, इन डायग्राम्स की तरफ किसी को नहीं देखना है। मैं अभी समझाऊंगा इनके बारे में, मेरी तरफ देखो। मान लो हम प्रैक्टिकल लैब में गए हैं, भले ही गलती से गए हैं या जबरदस्ती गए हैं, और वहां पर हमें करना है अनुमापन। क्या करना है? अनुमापन। यानी एक ज्ञात सांद्रता वाले विलयन की सहायता से एक अज्ञात सांद्रता वाले विलयन की सांद्रता ज्ञात करनी है। इसे ही तो कहते हो आप अनुमापन। तो जब आप प्रैक्टिकल लैब में गए हो तो सबसे पहले तो आपको ज्ञात सांद्रता वाला विलयन तैयार करना होता है, और ज्ञात सांद्रता वाला विलयन तैयार करने के लिए आप घोलने वाले पदार्थ को यानी अनुमापक को एक निश्चित मात्रा में तोलते हो, और तोलने के बाद पानी की एक निश्चित मात्रा में आप उसे घोलते हो।
जिससे आपको ज्ञात सांद्रता वाला विलयन अर्थात अनुमापक, ठीक है, या मानक विलयन प्राप्त हो जाता है। ऐसा करने के बाद आप फिर किस उपकरण का प्रयोग करते हो, कौन कौन से आपको इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ती है, उसके बारे में देखेंगे। देखो, सबसे पहले तो आपको इसका तो पता ही है, ये क्या है बेटे, ये तो स्टैंड है। इस स्टैंड के ऊपर एक लंबी सी परखनली लगी है। इस लंबी सी परखनली की खासियत ये होगी कि उसके ऊपर जो है निशान लगे होंगे और लिखा होगा इतने एमएल, इतने एमएल, एमएल के बहुत सारे निशान लगे होंगे। इस लंबी सी परखनली को बेटे हम कहते हैं ब्यूरेट। क्या कहते हैं? ब्यूरेट। जब आपका प्रैक्टिकल में वाइवा होता है ना, जब एग्जामिनर आता है प्रैक्टिकल लेने, तो वो इस ब्यूरेट को उठाकर पूछता है कि इसका नाम बताओ क्या है। वो जो आपके लैब में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, उपकरण, बहुत सारे बर्तन रखे होते हैं, उनके नाम ही पूछ लेता है कि इसका नाम बताओ क्या है, इसका नाम बताओ क्या है। तो इसलिए आपको इन सारे उपकरणों के नाम पता होने चाहिए। काश वो इन उपकरणों के अलावा हमारी क्लास के बच्चों के नाम पूछ लेता कि इस बच्चे का नाम बताओ क्या है, इस बच्चे का नाम बताओ क्या है, इस टीचर का नाम बताओ क्या है, तो शायद हम बहुत इंटरेस्टिंग नाम बताते। क्योंकि हम अपने क्लास के बच्चों के नाम रखते हैं बहुत बढ़िया बढ़िया, जो उनके ओरिजिनल नाम है उन्हें तो हम भूल ही जाते हैं, या ओरिजिनल नाम याद ही नहीं रहते हैं। और इसी तरीके से हम करते हैं अपने टीचर्स के लिए। जो हमारे स्कूल के टीचर्स होते हैं, उनके उनके माता पिता ने जो नाम रख दिए, पर शायद उनके उस नाम के अलावा कोई दूसरे नाम ज्यादा प्रचलित होते हैं जो हमारे द्वारा रखे गए होते हैं। इसका मतलब हम ज्यादा महान हैं उनके माँ बाप के मुकाबले, क्योंकि बच्चे जो है टीचर्स का एक से एक नाम रखते हैं, एक से एक। और बच्चे सोचते हैं कि वो नाम टीचर को नहीं पता है जो हमने रख रखा है। आखिरकार जब वो नाम कुछ सालों तक चलता है ना, तो वो नाम पहुंच जाता है उस टीचर तक भी, और जो स्टाफ के बाकी टीचर्स हैं वो भी उसे उसी नाम से पुकारना शुरू कर देते हैं। यह बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे इन बातों का नहीं पता था। जब मैं टीचर बना, मैं स्टाफ के अंदर बैठा, तब मुझे पता चला, अरे यार यह बात तो बड़ी अजीब है। तो आप भी जब कभी आपको मान लो आपका मन है, आप टीचर बनना चाहते हो अपने फ्यूचर में, तो आपको इस बात का सबूत मिल जाएगा जब आप टीचर बन जाओगे। देखो, चलो देखो, सबसे पहले मैंने बताया कि लंबी सी ये जो परखनली है, इसका नाम परखनली ना कह के आप इसे कहोगे ब्यूरेट। क्या कहोगे? ब्यूरेट। एक तो इस उपकरण का नाम पता होना चाहिए, ये तो सबको पता ही है, स्टैंड है, टेस्ट ट्यूब स्टैंड ना कह के इसे आप स्टैंड कहोगे खाली, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका नीचे रखा है, इसका नाम है फ्लास्क। क्या है बेटे? फ्लास्क है इसका नाम। इसे आप कोनिकल फ्लास्क भी कह सकते हो। कोनिकल माने कोन के आकार का, शंकु के आकार का, शंकुआकार फ्लास्क। तो आप इसे शंकुआकार फ्लास्क या कोनिकल फ्लास्क कह सकते हो। अब देखो यहाँ, ये एक बर्तन रखा हुआ है ना, गिलास जैसा, इस बर्तन को हम कहते हैं बीकर। क्या कहते हैं? बीकर कहते हैं, बीकर। और ये जो रखा हुआ है, कुछ बच्चों को तो लग रहा होगा बेलन जैसा है, बेलन जैसा, जिससे मम्मी हमारी पिटाई करती है, बेलन। ठीक है, कभी कभी मम्मी पापा की भी पिटाई कर देती हैं इससे। ये तो है बेलन। अब ऐसा मत सोचना कि सर आप अपने ऊपर जो आपके साथ जो घटनाएं होती हैं ऐसा सोचते हो कि हमारे साथ भी नई घटनाएं होती हैं। ये बेलन नहीं है। और कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सपेरे की बीन है। सपेरे की बीन भी नहीं है, पर सपेरे की बीन जैसा है, उससे पतला है, कांच का बना हुआ है। ये जो उपकरण है इसे हम कहते हैं पीपेट। क्या कहते हैं? पीपेट। पीपेट, पीपेट। ये ब्यूरेट है और ये ब्यूरेट का भाई पीपेट है। ये उपकरण आपको बिल्कुल पता होने चाहिए। अब देखो क्या करना है। आप क्या करोगे, ये जो पीपेट होता है ना, ये या तो 20 ml का, या 30 ml का, या 25 ml का, या 35 ml का, निश्चित इसके ऊपर निशान लगा होता है। यहाँ यहाँ निशान लगा होता है। और ये जो बीकर है, बीकर में आपको क्या भरना है? बीकर में आपको भरना है अज्ञात विलयन, यानी जिसकी सांद्रता हमें ज्ञात करनी होती है। बीकर में हमें क्या भरना होता है? बीकर में हमारा भरा होता है अज्ञात विलयन। अज्ञात विलयन तो पता है आपको। अज्ञात विलयन का मतलब जिसकी सांद्रता
ज्ञात करनी है, जिसकी सांद्रता ज्ञात करनी है, उसे कहते हैं अज्ञात विलयन। या आप उस अज्ञात विलयन को अनुमाप्य भी कह सकते हो, आप इसे अनुमाप्य भी कह सकते हो, अनुमाप्य। ठीक है, तो आपको बीकर में वो विलयन भरना है जिसकी सांद्रता आपको ज्ञात करनी है, जो अज्ञात विलयन है, और फिर इसके ऊपर निशान लगाओगा। अलग अलग ऐसा हो सकता है आपके स्कूल में 20 ml का पिपेट हो, या शायद 25 ml का हो, 30 ml का हो। तो आप क्या करोगे कि यहां तो लगाओगे अपना मुंह, जैसे सपेरा बीन पर अपना मुंह लगाता है, लगा लोगे, और उसे पिपेट को इसमें डुबा दोगे, जैसे मैंने अज्ञात विलयन में डुबा रखा है। अज्ञात विलयन में पिपेट को डुबा दिया, और फिर पीछे की तरफ को ऐसे, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना स्ट्रॉ से, कोल्ड ड्रिंक स्ट्रॉ से पीते हो, तो स्ट्रॉ से जैसे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ऐसे आपको खींचना है, पर इसे कोल्ड ड्रिंक की तरह पीना नहीं है। इस चीज को ध्यान रखना जरा, कभी आप एक घूंट मार जाओ कि सांद्रता तो मैं ही बता दूंगा इसकी अपने आप पीने के बाद, ज्यादा प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं अपने आप सांद्रता बता दूंगा, ऐसा नहीं करना है। आपको जो है बड़ी सावधानी से इसमें से खींचना है। किसे खींचना है? जो बीकर में भरा हुआ अज्ञात विलयन है, जिसकी सांद्रता हमें ज्ञात करनी है, जिसे आप अनुमाप्य कहते हो, उसे आप खींच लो, और यहां तक खींच लो निशान से थोड़ा ऊपर, और फिर अपना जो अंगूठा है उसे इसके मुंह पे लगा दो, मुंह हटा लो, अंगूठा लगा दो, और अंगूठे को थोड़ा थोड़ा ढीला करो। ढीला करने से क्या होगा बेटे, कि वो जो आपने इस निशान से ऊपर तक भर रखा है ना, वो निशान तक ले जाके फिक्स करना है हमें, बिल्कुल निशान पे ले जाके, निशान पे ले जाके जब फिक्स करोगे, तो यदि ये पिपेट हमारा 30 ml का है या 20 ml का है, तो 20 ml उसके अंदर आ जाएगा, पिपेट में क्या आ जाएगा? अज्ञात विलयन। अब पिपेट के द्वारा इस अज्ञात विलयन को हमें यहां भरना है, यानी कि ये जो कोनिकल फ्लास्क है, इस कोनिकल फ्लास्क में क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? अज्ञात विलयन। कोनिकल फ्लास्क में अज्ञात विलयन होना चाहिए। और कितना अज्ञात विलयन होना चाहिए? उतना अज्ञात विलयन जो पिपेट का कैपेसिटी है, पिपेट की जो धारिता है। तो पिपेट की धारिता यदि 20 ml है, तो 20 ml आप अज्ञात विलयन इसमें भर लो। ठीक है, इसी के साथ साथ आप इंडिकेटर भी भर सकते हो, सूचक भरवाएंगे आपके लैब में जब प्रैक्टिकल होगा। सूचक या इंडिकेटर बताता है कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। अब देखो क्या करना है। अब आपके पास जो ब्यूरेट है, इस ब्यूरेट में आप भरोगे मानक विलयन। ब्यूरेट में आप क्या भर लोगे? मान लो आपने यहां तक जो है पूरा इसमें क्या भर लिया है? मानक विलयन भर लिया है पूरा। यहां लिख देता हूं, ब्यूरेट में हमें भरना होता है मानक विलयन। मानक विलयन तो पता है ना आपको किसे कहते हैं? मानक विलयन का मतलब जिसकी सांद्रता आपको ज्ञात है, यानी कि ज्ञात सांद्रता वाला विलयन। ज्ञात सांद्रता वाला विलयन। तो ज्ञात सांद्रता वाला जो विलयन है उसे हम कहते हैं मानक विलयन, जो हमने तौल कर पानी में घोल कर बनाया है, जिसे आप अनुमापक भी कहते हो। अनुमापक, अनुमापक। ठीक है, तो हमने कोनिकल फ्लास्क में क्या लिया? अज्ञात विलयन। ब्यूरेट में क्या लिया? मानक विलयन। और यहाँ ब्यूरेट में नीचे रबड़ का एक पाइप होगा, उसमें पेच लगा होगा। यदि चिमटी होगी तो चिमटी भी काम कर जाएगी, यहाँ चिमटी भी हो सकती है एक तरह की। तो आप इस पेच को ढीला करोगे, और पेच को ढीला करके एक एक बूंद करके इसमें गिराओगे, और एक पुलिसमैन से कांच की एक छड़ होती है, नहीं तो फ्लास्क को पकड़ो, उसे ही हिला दो, और फिर बूंद डाल लो इसमें। और आपने इसमें डाल रखा है एक चीज एक्स्ट्रा, जिसे हम कहते हैं सूचक। यहां लिख देता हूं प्लस सूचक, इंडिकेटर। हमने इसमें सूचक भी डाल रखा है, इंडिकेटर भी। सूचक हमें तुरंत बता देगा कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, अब ऊपर से बूंद बूंद डालनी बंद कर दो। अब सूचक कैसे बताएगा भाई? सूचक ऐसे बताएगा कि सूचक जो है इस विलयन के रंग को, कलर को चेंज कर देगा, रंग को बदल देगा। जैसे ही विलयन का रंग बदल जाता है, आप ऊपर से बूंद बूंद करके डालते हो, और जैसे ही विलयन का कलर चेंज हो जाता है, तो आप ऊपर से बूंद बूंद करके डालनी बंद कर दोगे, और यहां देखोगे कि ये कहां तक आया है।
क्या 2 ml लगा है, 3 ml लगा है, 4 ml, ऊपर से नापोगे कितने ml लगा है। तो कितने ml मानक विलयन की जरूरत पड़ी इस 20 ml अज्ञात विलयन को उदासीन करने के लिए, रिएक्शन पूरा करने के लिए। उस ज्ञात विलयन अर्थात मानक विलयन का आयतन निकल जाएगा, और मानक विलयन की आपके पास सांद्रता है ही, और आपको पता चल जाएगा अज्ञात विलयन का आयतन तो आपके पास है ही। तो आप इस तरीके से अज्ञात विलयन की सांद्रता निकाल सकते हो। ये सारी चीजें प्रैक्टिकल में आपको कराई जाएंगी, और मैं आपको न्यूमेरिकल्स में कराऊंगा ये सारी चीजें। कभी सोचोगी बस इतना ही सिखा दिया, बस इतने से काम नहीं चलने वाला है। अभी तो जिंदगी बहुत है, अभी तो मजा बहुत है। केमिस्ट्री की शुरुआत ही तो है, पहले ही यूनिट पे तो चल रहे हैं अभी हम बेटे। अभी देखना कितना मजा आएगा आगे आगे। तो हमें पता चला है कि प्रैक्टिकल इस तरीके से करना है। सूचक तुरंत बता देगा, कलर चेंज करके रुको रुको रुको, फुल स्टॉप लगाओ, रुक जाओ। तो रुकेंगे हम और यूं देखेंगे कि ब्यूरेट का मानक विलयन कितना ml खपत हुई है, कितना ml कंज्यूम हुआ है। उस आयतन को हम निकाल लेंगे, सांद्रता हमारे पास है ही, इसका आयतन हमारे पास है ही 20 ml, और सांद्रता निकल जाएगी। कैसे निकल जाएगी मैं सिखाऊंगा कैसे निकल जाएगी, ठीक है, जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। और जब आप मानक विलयन बनाते हो ना, जो इसमें ब्यूरेट में भरा है, उस मानक विलयन का आप क्या करते हो, जो अनुमापक होता है, जो मैंने प्राथमिक और द्वितीयक 2 तरह के अनुमापक बताए हैं आपको, जो अनुमापक होता है ना, उस अनुमापक को आप तोलते हो ना, तोलते हो। तो कितना तोलना है वो, उसकी मात्रा यदि आपको निकालनी है कि कितना तोलना है, तो उसके लिए एक फार्मूला है। देखो यहां लिख देता हूं, जगह यही बची। अनुमापक की मात्रा यदि आपको निकालनी है ना, इसे आप नीचे लिख लेना, W से लिखता हूं इसे। तो अनुमापक की मात्रा निकालने का एक फार्मूला है जो नॉर्मलता से ही हमने प्राप्त किया है। वो फार्मूला है NeV/1000। ये बहुत काम का फार्मूला है बेटे, इसकी लैब में जरूरत पड़ेगी आपको। W का मतलब कितने ग्राम, ठीक है। तो यहां पता है, चलो लिख देता हूं मैं। W का मतलब भार या द्रव्यमान कह दो ग्राम में। यह ग्राम में भार है किसका, जिसे हमें पानी में घोलना है, जो अनुमापक है उसका भार है। N का मतलब क्या है, N है ना बेटे, N का मतलब है नॉर्मलता। नॉर्मलता का मतलब सांद्रता है, ध्यान रखना है कि कितनी नॉर्मलता का विलयन हमें बनाना है, वो है N। और E का मतलब तो सबको पता है, इक्विवेलेंट वेट, या आप कहते हो तुल्यांकी भार। ये तुल्यांकी भार है, उसका तुल्यांकी भार जिसे आप पानी में घोल दोगे तोलने के बाद। और V का मतलब है आयतन, आप कितना आयतन पानी लोगे, निश्चित मात्रा में घोलना था ना। तो ये बातें आपको यहां से यहां तक की पता होनी चाहिए। ये बातें, ये क्या है, इस तरह तोल के आप पानी में घोल के आप जब बनाओगे मानक विलयन, उसे ब्यूरेट में भरोगे। और जो अज्ञात विलयन है उसे बीकर में भर रखा है, पिपेट से भर भर के इसमें डालोगे। प्रैक्टिकल को केवल एक बार नहीं करना है, 2 या 3 बार या 4 बार, जितने बार आप प्रैक्टिकल करोगे उतना अच्छा आपको निष्कर्ष मिलेगा और प्रैक्टिस भी होगी, ठीक है। अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है आपके समझ में दोनों बातें आई होंगी। सबसे पहले हमने क्या सीखा था भाई, ये तो हमने अनुमापन सीखा है। अनुमापन से पहले हमने सीखा था सीमांत अभिकर्मक। क्या सीखा था, सीमांत अभिकर्मक। मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा कि सीमांत अभिकर्मक किसे कहते हैं, और आपको सीमांत अभिकर्मक का न्यूमेरिकल भी करना आया होगा। और दूसरी चीज, अनुमापन के बारे में भी आपको समझ में आया होगा कि अनुमापन का क्या मतलब होता है, और अनुमापन को हम लैब में किस तरीके से करते हैं, और क्या लाभ है अनुमापन के करने का। ठीक है बेटे, बस मेहनत और ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करते रहो। अपने नोट्स हाथ से लिखकर अपने आप बनाओगे तो सबसे अच्छे रहेंगे। और आलसी हो तो आप एक काम करो, डिस्क्रिप्शन में PDF नोट का लिंक मिल जाएगा, वहां से उठा लो आप नोट। नहीं तो आप टेलीग्राम को इंस्टॉल करो अपने मोबाइल फोन में, और टेलीग्राम में सर्च करो KMD सहारनपुर, वहां पर भी आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे जो मेरे हाथों से लिखे गए हैं। ठीक है बेटे, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।